हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, पाठ 3 नागरिक शास्त्र, पाठ 1 लोकतंत्र क्या है क्यों है, इसका दूसरा सेशन जा रहा। भाई दूसरा सेशन लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, सेशन 2। एक सेशन आपके पास पहुंच गया है, इसका दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है। इस पाठ से कम 2-3 सेशन या 4 सेशन बनेंगे। एक सेशन पहुंच गया है, दूसरा सेशन ये पहुंच गया रहा है आपके पास, और तीसरा चौथा हो सकता है 2 सेशन और बने, क्योंकि लोकतंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। एक सेशन आपके पास पहुंच गया, दूसरा सेशन उसी के आगे से आप पढ़ना, लिखना, याद करना, नोटबुक में लिखना चालू कर दें। प्रश्न नंबर 1, 22 अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने किसके द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया? प्रश्न नंबर 1, 22 अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने किसके द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा, या संविधान संशोधन के द्वारा, या सैनिक कानून द्वारा, या तख्ता पलट के द्वारा? प्रश्न नंबर 1, 22 अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने किसके द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, सैनिक कानून द्वारा, या तख्ता पलट के द्वारा? तो परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, जानू पीएफ क्या है? जानू पीएफ क्या है? जी बॉम्बे का एक राजनीतिक दल, जी बॉम्बे का एक शैक्षणिक संस्थान, पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, जानू पीएफ क्या है? जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है, जिम्बाब्वे का एक शैक्षणिक संस्थान है, पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है। जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? डेमोक्रेट से, या डेमोक्रेसी से, या डेमोक्रेशिया से, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? डेमोक्रेट से, डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेशिया से, या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से निकला है। भाई डेमोक्रेशिया, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेशिया, डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेशिया का अर्थ है जनता। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, 22 अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ द्वारा पारित लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? प्रश्न नंबर 4, 22 अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ द्वारा पारित लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय असेंबली को भंग करना था, या तानाशाही सरकार का गठन करना था, या असैनिक मंत्रिमंडल के कार्य की निगरानी करना था, या लोकतंत्र को समाप्त करना था? प्रश्न नंबर 4, 22 अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ द्वारा
पारित लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? तो ये था भाई राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग करना था। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? एस्टोनिया में मतदान का अधिकार नहीं है, या सऊदी अरब में मतदान का अधिकार नहीं, या फिजी में नहीं है, या मैक्सिको में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? तो महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है मैक्सिको में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6 स्वतंत्रता के समय जिम्बाब्वे का शासक कौन था? स्वतंत्रता के समय जिम्बाब्वे का शासक कौन था? प्रश्न नंबर 6 पिनोशे शासक था, या जनरल परवेज मुशर्रफ शासक थे, या रॉबर्ट मुगाबे शासक थे? प्रश्न नंबर 6 स्वतंत्रता के समय जिम्बाब्वे का शासक कौन था? तो स्वतंत्रता के समय जिम्बाब्वे का शासक रॉबर्ट मुगाबे था। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा अकाल किस देश में पड़ा? विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा अकाल किस देश में पड़ा? चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, या जिम्बाब्वे में? प्रश्न नंबर 7 विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा अकाल किस देश में पड़ा? तो ये पड़ा था भाई चीन में। करीब 3 करोड़ लोग मर गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 चीन और मैक्सिको को अलोकतांत्रिक क्यों कहते हैं? चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों हैं? ऐसा प्रश्न है। चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों हैं? प्रश्न नंबर 8 चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों हैं? लोग मतदान नहीं कर सकते हैं, या तानाशाह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, या चुनाव नियमित रूप से नहीं कराए जाते, या वहाँ कोई विपक्षी दल नहीं होता। प्रश्न नंबर 8 चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों हैं? लोग मतदान नहीं कर सकते, तानाशाह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होता, चुनाव नियमित रूप से नहीं कराए जाते, वहाँ कोई विपक्षी दल नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 1930 ईस्वी में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? 1930 ईस्वी में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? सऊदी अरब, मैक्सिको, फिजी, या चीन? प्रश्न नंबर 9 1930 ईस्वी में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था? सऊदी अरब, मैक्सिको, फिजी, चीन? तो 1930 में स्वतंत्र हुआ था सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10
निम्नलिखित में से लोकतंत्र किसके सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से लोकतंत्र किसके सिद्धांत पर आधारित है? राजनीतिक समानता होनी चाहिए। यह स्वीकार करता है सबसे निर्धन और सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की भी समाज में वही स्थिति है जो अमीर व शिक्षित लोगों की है। ये भी सही है। लोग शासक की प्रजा नहीं है, अपितु वह स्वयं शासक हैं। ये भी सही है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, चीनी संसद का नाम क्या है? चीनी संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनसमिति, राष्ट्रीय जनसम्मेलन, राष्ट्रीय जनसंसद या राष्ट्रीय नई जनसंसद या राष्ट्रीय जनसंसद। प्रश्न नंबर 11, चीनी संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनसमिति, राष्ट्रीय जनसम्मेलन, नई जनसंसद, राष्ट्रीय जनसंसद। तो चीनी संसद का नाम है राष्ट्रीय जनसंसद। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय जनसंसद किसे नियुक्त करती है? राष्ट्रीय जनसंसद किसे नियुक्त करती है? देश के राष्ट्रपति को, देश के नेता को, संसद के अध्यक्ष को या देश की संसद को। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय जनसंसद किसे नियुक्त करती है? राष्ट्रीय जनसंसद किसे नियुक्त करती है? देश के राष्ट्रपति को, देश के नेता को, संसद के अध्यक्ष को या देश की संसद को। तो राष्ट्रीय जनसंसद नियुक्त करती है देश के राष्ट्रपति को, देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानने वाला विचारक कौन है? लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानने वाला विचारक कौन है? प्लेटो, लास्की, अरस्तु या रूसो। प्रश्न नंबर 13, लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानने वाला विचारक कौन है? प्लेटो, लास्की, अरस्तु या रूसो। तो लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानने वाले हैं प्लेटो। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प है? मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प क्या है भाई? राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र है या धनिक तंत्र है? प्रश्न नंबर 14, मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प क्या है भाई? प्रश्न नंबर 14, तो श्रेष्ठतम शासन विकल्प है भाई लोकतंत्र। मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प लोकतंत्र है भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, वही निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए कहे जाते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण होता है। प्रश्न नंबर 15, वही निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए कहे जाते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण होता है। विचार विनिमय, बहुमतता, जन सहभागिता या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 15,
वही निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए कहे जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित गुण होता है: विचार विनिमय, बहुमतता, जन सहभागिता, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त तीनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। प्रश्न नंबर 15, लोकतांत्रिक ढंग से लिए गए निर्णय का आधार क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 15, लोकतांत्रिक ढंग से लिए गए निर्णय का आधार क्या होना चाहिए? क्या नेता की इच्छा होनी चाहिए, या क्या बहुमत पाने वाले दल की कार्यकारिणी का निर्णय होना चाहिए, या खुला विचार विनिमय हो, या गुप्त निर्णय हो? प्रश्न नंबर 15, लोकतांत्रिक ढंग से लिए गए निर्णय का आधार क्या होना चाहिए? नेता की इच्छा होनी चाहिए, बहुमत पाने वाले दल की कार्यकारिणी का निर्णय होना चाहिए, या खुला विचार विनिमय होना चाहिए, या गुप्त निर्णय होना चाहिए? तो लोकतांत्रिक ढंग से लिए गए निर्णय का आधार होना चाहिए खुला विचार विनिमय हो, खुला विचार विनिमय हो। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का क्या लक्षण है? लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का क्या लक्षण है? विचार विमर्श है, समझाना बुझाना है, वाद विवाद है, या उपर्युक्त तीनों? प्रश्न नंबर 16, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का क्या लक्षण है? विचार विमर्श, समझाना बुझाना, वाद विवाद, या उपर्युक्त तीनों? तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों बातें होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, लोकतंत्र में जन सहभागिता के उपकरण क्या हैं? लोकतंत्र में जन सहभागिता के उपकरण क्या हैं? नियतकालिक चुनाव होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, या उपर्युक्त तीनों बातें होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 17, लोकतंत्र में जन सहभागिता के उपकरण क्या हैं? नियतकालिक चुनाव हो, वाद विवाद हो, वयस्क मताधिकार हो? तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्त है कि हर स्तर पर निर्णय। प्रश्न नंबर 19, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्त है कि हर स्तर पर निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाएं, या बहुमत के आधार पर लिए जाएं, या संपूर्ण समाज की सहमत के लिए जाएं, या उपर्युक्त तीनों आधारों पर लिए जाएं? प्रश्न नंबर 19, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्त है कि हर स्तर पर निर्णय किस प्रकार लिए जाएं? सर्वसम्मत से लिए जाएं, या बहुमत के आधार पर लिए जाएं, संपूर्ण समाज की सहमति के लिए जाएं, या उपर्युक्त तीनों आधारों पर लिए जाएं? तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बहुमत के आधार पर लिए जाएं, बहुमत के आधार पर लिए जाएं। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्त है कि हर स्तर पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएं। प्रश्न नंबर 20, निर्वाचन प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है?
निर्वाचन प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? मताधिकार की पूर्ण समानता हो। हाँ, ये होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए मताधिकार की पूर्ण समानता हो। एक दल व्यवस्था तो भाई नहीं होनी चाहिए। निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन डी, प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता होनी चाहिए। यानी कि ए सी डी सही है, यहाँ पूछ रहा नहीं होनी चाहिए तो ऑप्शन बी, एक दल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक दल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 दल व्यवस्था हो भाई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। विचार विमर्श, वाद विवाद, सामंजस्य और लेन देन की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 21, विचार विमर्श, वाद विवाद, सामंजस्य और लेन देन की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? नौकरशाही नाम है, राजतंत्र नाम है, लोकतंत्र नाम है या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था नाम है? प्रश्न नंबर 21, विचार विमर्श, वाद विवाद, सामंजस्य और लेन देन की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि निर्णय किस प्रकार लिए जाएं? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि निर्णय किस प्रकार लिए जाएं? ऑप्शन देखते हैं। आपसी विचार विमर्श जन सहभागिता द्वारा लिए जाएं और बहुमत के आधार पर लिए जाएं। बहुमत के आधार पर लिए जाएं, सर्वसम्मत से लिए जाएं, सर्वसम्मत से लिए जाएं या ऊपर से थोपे जाएं। प्रश्न नंबर 23, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि निर्णय किस प्रकार लिए जाएं? आपसी विचार विमर्श, जन सहभागिता और बहुमत के आधार पर लिए जाएं या केवल बहुमत के आधार पर लिए जाएं या केवल सर्वसम्मत के आधार पर लिए जाएं या केवल ऊपर से थोपे जाएं। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आपसी विचार विमर्श, जन सहभागिता और बहुमत के आधार पर लिए जाएं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? वयस्क मताधिकार हो, नियतकालिक चुनाव हो, मताधिकार की समानता हो या बहुमत के आधार पर निर्णय हो? प्रश्न नंबर 25, प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? वयस्क मताधिकार, नियतकालिक चुनाव, मताधिकार की समानता, बहुमत के आधार पर निर्णय। तो प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से तात्पर्य है नियतकालिक चुनाव। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर क्या है? प्रश्न नंबर 26, लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर क्या है? वयस्क मताधिकार है,
या जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों के अनेक विकल्प हैं, या स्वतंत्र व नियतकालिक चुनाव व्यवस्था है, या मताधिकार की पूर्णता है। प्रश्न नंबर 26, लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर क्या है? वयस्क मताधिकार, जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों के अनेक विकल्प, स्वतंत्र व नियतकालिक चुनाव व्यवस्था, मताधिकार की पूर्णता। तो लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर है स्वतंत्र व नियतकालिक चुनाव व्यवस्था हो गई। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है। संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है। संविधान पर आधारित सरकार ये लक्षण है। संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित सरकार ये भी लक्षण है। स्वेच्छाचारिता के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप संचालित सरकार ये भी लक्षण है। पूछ रहा संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है, तो राज्यों में संविधान का होना ये कोई जरूरी नहीं। संविधान की तो बात चल रही है। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28, लोकतंत्र में प्रतियोगी राजनीति का आवश्यक लक्षण नहीं है। लोकतंत्र में प्रतियोगी राजनीति का आवश्यक लक्षण नहीं है। नियतकालिक चुनाव हो, दो या दो से अधिक दलों का होना चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों की पूर्ण स्वतंत्रता हो, राज्य में संविधान का होना हो। प्रश्न नंबर 28, लोकतंत्र में प्रतियोगी राजनीति का आवश्यक लक्षण नहीं है। नियतकालिक चुनाव, दो या दो दलों से अधिक का होना, राजनीतिक गतिविधियों की पूर्ण स्वतंत्रता हो, राज्य में संविधान का होना। तो आवश्यक लक्षण नहीं, राज्य में संविधान का होना। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, साम्यवादी राज्यों में निम्नलिखित में से किसको नहीं देखा जाता? साम्यवादी राज्यों में निम्नलिखित में से किसको नहीं देखा जाता? प्रतिनिधि सरकार को, या उत्तरदायी सरकार को, या प्रतियोगी सरकार को, या संवैधानिक सरकार को। प्रश्न नंबर 29, साम्यवादी राज्यों में निम्नलिखित में से किसको नहीं देखा जाता? प्रतिनिधि सरकार को, उत्तरदायी सरकार को, प्रतियोगी सरकार को, संवैधानिक सरकार को। तो साम्यवादी राज्यों में प्रतियोगी सरकार को नहीं देखा जाता भाई। प्रश्न 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में मुख्य अंतर क्या है? लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में मुख्य अंतर क्या है? संविधान के आधार पर, राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर। प्रश्न नंबर 30, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में मुख्य अंतर क्या है? तो लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में मूल अंतर मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, मूल्यों के आधार पर। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31, लोकतांत्रिक समाज के निम्नलिखित मूल्य हैं। लोकतांत्रिक समाज के निम्नलिखित मूल्य हैं। समानता है, विधि का शासन है, न्याय है, या उपर्युक्त तीनों है। लोकतांत्रिक समाज के निम्नलिखित मूल्य हैं। समानता, विधि का शासन, न्याय, या उपरोक्त तीनों। तो लोकतांत्रिक समाज के निम्नलिखित मूल्य हैं। समानता भी है, विधि का शासन भी है, और न्याय भी है। उपर्युक्त तीनों सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32,
लोकतंत्र के पश्चिमी दृष्टिकोण में क्या है? लोकतंत्र के पश्चिमी दृष्टिकोण में क्या है भाई? प्रश्न नंबर 32, राजनीतिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है, आर्थिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है, आर्थिक न्याय को प्रधानता दी जाती है, या उपरोक्त में से किसी को भी प्रधानता नहीं दी जाती। प्रश्न नंबर 32, लोकतंत्र के पश्चिमी दृष्टिकोण में क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है, आर्थिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है, आर्थिक न्याय को प्रधानता दी जाती है, या उपरोक्त में से किसी को भी प्रधानता नहीं दी जाती। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। राजनीतिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32, उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। नीति निर्माताओं के निर्वाचन में जन सहभागिता, मताधिकार की पूर्ण समानता, 2 या 2 से अधिक समूहों में पसंद के विकल्प, प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रश्न नंबर 32, उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। नीति निर्माताओं के निर्वाचन में जन सहभागिता, मताधिकार की पूर्ण समानता, 2 या 2 से अधिक समूहों में पसंद के विकल्प, प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है प्रतिबद्ध नौकरशाही भाई, ये तीनों लक्षण हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवादी लोकतंत्र है, या जनवादी लोकतंत्र है, या समाजवादी लोकतंत्र है, या साम्यवादी लोकतंत्र है? प्रश्न नंबर 33, उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, या साम्यवादी लोकतंत्र? उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम है पूंजीवादी लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34, उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। एक से अधिक राजनीतिक दल हों, ये लक्षण है। एक सुस्पष्ट विचारधारा, ये लक्षण नहीं है। सत्ता के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, ये लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ये लक्षण है। यहाँ पूछ रहा नहीं है तो नहीं है, तो एक सुस्पष्ट विचारधारा। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 35, उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। एक से अधिक राजनीतिक दल, अभी बताया, ये लक्षण है। दबाव समूह तथा हित समूह को कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, ये भी सही है। चुनाव या नियुक्तियां अपेक्षाकृत खुले रूप में हों, ये भी सही है। जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार, यही गलत है, यही नहीं है। उदार लोकतंत्र का लक्षण जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, उदार लोकतंत्र का लक्षण है। अब पूछ रहा है आपसे उदार लोकतंत्र का क्या लक्षण है। अभी तक तो आप बताए उदार लोकतंत्र का क्या लक्षण नहीं है, अब बताना है उदार लोकतंत्र का क्या लक्षण है। तो विचार विमर्श द्वारा शासन हो, ये लक्षण है। बहुमत का शासन हो, ये लक्षण है। संवैधानिक सरकार हो, ये लक्षण है। तो जब ये तीनों लक्षण है तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38 लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। यह परिभाषा किसकी है? प्रश्न नंबर 38 लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर देने का प्रयास करें तो अब्राहम लिंकन या डायसी या सीले या लास्की किसकी परिभाषा है? लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, डायसी की परिभाषा है, सीले की परिभाषा है या लास्की की परिभाषा है। तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ये परिभाषा सीले की है। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? वैयक्तिक स्वतंत्रता है, उदारवाद और सहिष्णुता है, राज्य का साधन होना है या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 39 लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? वैयक्तिक स्वतंत्रता, उदारवाद और सहिष्णुता, राज्य का साधन होना। तो ये तीनों बुनियादी सिद्धांत है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40 प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 40 प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। तो इनका भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत संकुचित था, या इनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी, या वोट देने का अधिकार केवल स्वतंत्र नागरिकों को ही था, या पदों का वितरण लॉटरी पद्धति से होता था। प्रश्न नंबर 40 प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित लोकतंत्र का लक्षण नहीं था। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। तो क्या नहीं था भाई? इनका भौगोलिक क्षेत्र संकुचित था, ये तो था। इनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी, नहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। यही ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। वोट देने का अधिकार केवल स्वतंत्र नागरिकों को ही था। ऑप्शन भी पूरा पढ़ा करें। 4 ऑप्शन 4 प्रश्न रहते हैं, समझ लीजिए। 4 ऑप्शन जो देता हूँ वो चारों प्रश्न रहते हैं। प्राचीन यूनान में पदों का वितरण लॉटरी पद्धति से होता था। तो आपका प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 41 लॉर्ड ब्राइस द्वारा बतलाया गया लोकतंत्र का प्रधान दोष क्या है? प्रश्न नंबर 41 लॉर्ड ब्राइस द्वारा बतलाया गया लोकतंत्र का प्रधान दोष क्या है? लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, लोकतंत्र में राजनीति एक पेशा बन जाता है, लोकतंत्र में नैतिक पतन होता है, लोकतंत्र बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर अत्याचारपूर्ण प्रशासन है। तो लॉर्ड ब्राइस द्वारा बतलाया गया लोकतंत्र का प्रधान दोष क्या है? तो लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, लोकतंत्र में राजनीति एक पेशा बन जाता है, लोकतंत्र में नैतिक पतन होता है। ऑप्शन डी लोकतंत्र बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर अत्याचारपूर्ण प्रशासन है। तो ये चारों दोष हैं
प्रधान दोष क्या है ये आपको बताना है। तो प्रधान दोष है लोकतंत्र में राजनीति एक पेशा बन जाता है। लोकतंत्र में राजनीति एक पेशा बन जाता है, प्रधान दोष है। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा, ये भी प्रश्न नंबर 41 है। प्रश्न दूसरा है, नंबरिंग 41 ही है। तो चलिए भाई प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को सही से अच्छी तरह समझ लेना। कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा में दोषपूर्ण है, वर्तमान प्रतिनिधि सभा में दोषपूर्ण है, किंतु यदि मोटर कार ठीक से काम नहीं करती है तो बैलगाड़ी की ओर लौट कर जाना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। ये कथन किसका है भाई? प्रश्न नंबर 41, ये कथन किसका है? कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा दोषपूर्ण है, किंतु यदि कोई मोटर कार ठीक से काम नहीं करती तो बैलगाड़ी की ओर लौट कर जाना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 41, तो ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है या लास्की का है या सीडी वंश का है या गांधी का है? वंश ऐसा लिखा जाए भाई, टाइपिंग में ऐसा लिख नहीं पा रहा था, वंश। तो कोई व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा दोषपूर्ण है, किंतु यदि कोई मोटर कार ठीक से काम नहीं करती है तो बैलगाड़ी की ओर लौट कर जाना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो ये कथन सीडी वंश का है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सीडी वंश का। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 42, आधुनिक लोकतंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये हिंदी नाम है, ये अंग्रेजी नाम है। आधुनिक लोकतंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आधुनिक लोकतंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 42, अब्राहम लिंकन की पुस्तक है या लास्की की पुस्तक है या जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है या लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है? आधुनिक लोकतंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अब्राहम लिंकन, लास्की, जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड ब्राइस? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी या आधुनिक लोकतंत्र के लेखक हैं लॉर्ड ब्राइस। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या उपकरण हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उपकरण है भाई, पूछा जा रहा है। जनमत संग्रह या लॉबिंग या गैरीमैंडिंग या फिलिबस्टरिंग, ये तीनों चीज़ अमेरिकी संविधान से संबंधित है, अमेरिकी संविधान से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है भाई। अब जनमत संग्रह ही एक आपका उत्तर बचा है। तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उपकरण है? तो जनमत संग्रह। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 दूसरा आ गया, प्रश्न अलग है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। तो जनमत संग्रह उपकरण है, आरंभक उपकरण है, वापस बुलाना उपकरण है, पर गैरीमैंड्रिक उपकरण नहीं है। ये अमेरिकी संविधान से है, ये अमेरिका के संविधान में है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, गैरीमैंड्रिक। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या कनाडा में, या स्विट्जरलैंड में, या चिली में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या चिली? तो जनमत संग्रह या आरंभक या वापस बुलाना, ये सब कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, लोकतंत्र शासन प्रणाली का प्रधान दोष क्या है? लोकतंत्र शासन प्रणाली का प्रधान दोष क्या है? शासन व्यवस्था को विकृत करने में धन बल का प्रयोग होता है। हाँ, होता है, ये सही है। ये लोकतंत्र का प्रधान दोष है। शासन संचालन के नाम पर अनावश्यक व्यय भी किया जाता है। शासन संचालन के नाम पर अनावश्यक व्यय भी किया जाता है। राजनीति को कमाई का पेशा बनाने की ओर झुकाव हो जाता है। राजनीति को कमाई का पेशा बना लेते हैं। और अगर ये तीनों दोष हैं तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? लॉर्ड ब्राइस, पेरेटो, रॉबर्ट डयल या लास्की? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? प्रश्न नंबर 45, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? लॉर्ड ब्राइस, पेरेटो, रॉबर्ट डयल या लास्की? तो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक हैं लास्की महोदय। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए भाई, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करेंगे। इसका एक सेशन आपके पास पहुंच गया है, करीब 35 क्वेश्चनों का। ये नंबरिंग अगर सही से जोड़ा जाए तो 46-47 प्रश्न ये भी हो जाएंगे। अब तीसरा सेशन में अभी बहुविकल्पी और जाएंगे, उसके यहाँ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो हो सकता है कि इसके अभी 2 सेशन आपके पास जाएं, मतलब इस लोकतंत्र पाठ से कम 4 सेशन हो जाएंगे। तो चलिए, दूसरा सेशन आपके पास गया। आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, याद करेंगे, देखेंगे और सेशन को 2-3 बार देखेंगे तो याद ही हो जाएगा। ये नहीं समझना कि एक बार देख लिया, एक बार लिख लिया, याद हो जाएगा। 2-3 बार देखिए, उसके बाद में लिखिए। सेशन को 2-3 बार देखिए, उसके बाद लिखिए। हम वादा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा और इसी के आधार पर आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी हल कर ले जाएंगे। तो चलिए, और साथ में अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर दें और उनको ये समझाने की कोशिश करें कि इस चैनल से वो जुड़ें। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक इस पर संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है। ये पूरा होने के बाद कक्षा 11-12 का इतिहास और नागरिक शास्त्र का कोर्स पूरा करवाया जाएगा। इसी चैनल पर कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। तो अपने दोस्तों को समझाने का प्रयास करें, इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और सेशन को देखें। तो चलिए, अब इसी के साथ हम यहीं पर सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।